हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप सभी की परीक्षाएं निकट लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी जीटीसी केवीएस एमबीएस असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी यूपीपीएससी यूपीपीजीटी एमपी से दिल्ली राजस्थान बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड हरियाणा पंजाब किसी भी स्टेट से हो, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी कि समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए आने वाले हर एक उस परीक्षा में हर एक उस एग्जाम में काफी उपयोगी साबित होगा। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए और क्लास को मिस ना कीजिए। खासकर हमारे वो बच्चे इस क्लास पर जरूर ध्यान दें जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्रैल में एग्जाम है। 16 अप्रैल को एग्जाम है। मैं ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि आपके पास तो एकदम नहीं समय है, इसलिए इस क्लास को जरूर देखिए। क्या पता आपको यहाँ से काफी सहयोग साबित हो जाए। और आपका यूजीसी नेट जेआरएफ वाले जो बच्चे हैं उनका तो जून में एग्जाम होना ही रहता है। आप लोग पहले से तैयारी में लगे रहिए। और यूपी पीजीटी की बात कर रहा हूँ, यूपी पीजीटी वाले आपका भी मई जून में एग्जाम है। आप लोग जो है टीजीटी पीजीटी जो भी बच्चे हैं आप इस क्लास को जरूर देखें क्योंकि ये क्लास ऐसे है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप लोग अपना सिलेबस मिला लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट 11 साल करते होंगे तो आप लोगों को खुद एहसास होगा कि यहाँ से कितने आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आज का ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये सुपर 50 की क्लास है। फटाफट सुपर 50 फटाफट ऑनलाइन टाइप में 1 घंटे के अंदर मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है ना, इसलिए मैं बहुत तेज चलूंगा। 1 घंटे के अंदर में 50 क्वेश्चन आप लोग इस जो है क्लास का फायदा जरूर उठाइए। क्लास पूरा निःशुल्क है। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आइए और आप लोग काफी ओपन लेके बैठ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। समय बहुत कम है, समय पे ध्यान देते हुए क्योंकि आप लोगों के पास समय तो एकदम कम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1 आज आप सभी के लिए क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा आप लोग, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट्स करते चलेंगे। परीक्षा के समय तक एक छोटा सा नोट्स बन जाता है जिसको परीक्षा के समय रिवीजन करने में बहुत जो है उपयोगी साबित होता है। तो आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, अभौतिक संस्कृत का भौतिक संस्कृत से पिछड़ जाना क्या कहलाता है। ये सिंपल सा प्रश्न है, एकदम सिंपल। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं। और हमारे तो इसमें जो कुछ प्रतियोगी छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, वो तो नेट जेआरएफ ऑलरेडी हैं और पीएचडी, कुछ तो पीएचडी होल्डर भी होंगे, कुछ लोग पीएचडी कर रहे होंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आज का जो क्लास आपका है ये आपका अवधारणा से है, सामाजिक से है और सामाजिक संरचना से है। ठीक है, तो ये आप लोग प्रश्न यहाँ से काफी बनता है और कंफ्यूजन जो है क्रिएट करता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम में कुल माइंड से जाके परीक्षा दीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, अभौतिक संस्कृत का भौतिक संस्कृत से पिछड़ जाना क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए है सांस्कृतिक परिवर्तन, बी है सांस्कृतिक विलंबना, सी है सांस्कृतिक संचरण, डी है सांस्कृतिक परिदर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर फटाफट है ना, तो आज मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा। 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर मैं कह दे रहा हूँ। और आप लोग जो अभी नहीं जुड़े हैं क्लास पे जुड़ जाइए और इस क्लास का बेनिफिट उठाइए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका नोट कर लिए, ऑप्शन बी क्या है, सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। अभौतिक संस्कृत का भौतिक संस्कृत से पिछड़ जाना आपका जो है सांस्कृतिक विलंबना के तहत आता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, थोड़ा सा शुरू करने में टाइम लग ही जाता है क्लास। अभी देखिए कितने तेज जो है रफ्तार पकड़ लेंगे, फिर जो आपको लगेगा अरे तो 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है, संस्कृत का निर्माण किससे होता है। ये जो संस्कृत है इसका निर्माण किससे होता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है अमूर्त प्रतिमानों से, बी कह रहा मूर्त प्रतिमानों से, सी कह रहा उक्त दोनों से, डी कह रहा किसी से नहीं। तो ये आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 2 का। तो संस्कृत का निर्माण किससे होता है, तो अमूर्त प्रतिमानों से होता है, ना कि मूर्त प्रतिमानों से होता है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अमूर्त प्रतिमान यही है। तो नोट करते हुए चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए क्या है आपका प्रश्न नंबर 3, सुपर 50 फटाफट। आइए आप लोग दीजिए
प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आपका शिल्प तथ्य है। क्या कह रहा है? शिल्प तथ्य है। कैसा तथ्य है? ऑप्शन ए संस्कृत के अंग, बी भौतिक संस्कृत, सी व्यवहार के अंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए प्रश्न नंबर 3 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। आपका प्रश्न नंबर 4, ये क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए आपका प्रश्न नंबर 4, ये कह रहा है आपका समुदाय में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। किसमें विशेषताएं पाई जाती है? समुदाय में। क्या पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है समुदाय एक निश्चित भूभाग होता है, यानी कि समुदाय में एक निश्चित भूभाग होता है। बी कह रहा है समुदाय में सामुदायिक भूभाग होता है। क्या? समुदाय में सामुदायिक भूभाग होता है। सी कह रहा समुदाय समाज का एक भाग है, और डी कह रहा उपरोक्त सभी सही है। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ठीक है समुदाय में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है, तो ए बी सी सब पाई जाती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या आपका फटाफट। प्रश्न उत्तर नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 तो आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, 5 कह रहा है कि अनाश्रित संबंधों की एक व्यवस्था की तरह कार्य करता है। बी कह रहा समूहों का संग्रह जो एक स्थान में निवास करता है। सी कह रहा सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। डी कह रहा अपने निवासियों के लिए प्राथमिक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। समुदाय की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए कह रहा अनाश्रित संबंधों की एक व्यवस्था की तरह कार्य करता है। बी कह रहा समूहों का संग्रह जो एक स्थान में निवास करता है। सी कह रहा सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। डी कह रहा अपने निवासियों के लिए प्राथमिक वस्तुएं उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 5 का फटाफट जो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी है सामुदायिक भावना व्यक्त करता है समुदाय आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए फटाफट प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न उत्तर नंबर 6? ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का महत्व बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा ये संस्था ना इसका महत्व बताता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है संस्कृत जीवन का वाहक है। बी कह रहा सांस्कृतिक अनुरूपता उत्पन्न करती है। सी कह रहा संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट प्रश्न नंबर 6 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फटाफट अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 7। तो 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए आप लोग प्रश्न उत्तर नंबर 7। तो 7 नंबर आपका कह रहा है समुदाय होता है। तो समुदाय क्या है? कहा नहीं मैंने कि आज का आपका समाज और समाज संरचना समुदाय इसी से प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफी बनते हैं इस सामाजिक अवधारणा से। तो ये प्रश्न मैं सोच रहा था यहाँ से जितने प्रश्न अधिक से अधिक बन जाए, ताकि आप लोगों का आने वाली परीक्षा में अगर यहाँ से प्रश्न बन के आता है तो आपका छूटने ना पाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? कह रहा समुदाय होता है। तो समुदाय क्या होता है? ऑप्शन ए अमूर्त, बी मूर्त, सी सामान्य, डी असमान। तो ये तो आप सभी को पता है इसका आंसर 7 का, कि समुदाय जो है आप अमूर्त रूप में नहीं बल्कि मूर्त रूप में पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, मूर्त रूप में समुदाय पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप सभी का। आइए फटाफट। ये 1 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 1 नंबर आपका कह रहा है सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं। आपका जो सामाजिक प्रतिमान या मानदंड होता है ये क्या है, किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा व्यवहार संस्थागत तरीकों को कहते हैं। बी कह रहा व्यवहार के परिमाणात्मक तरीकों को। सी कह रहा व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को। डी कह रहा व्यवहार के निर्माणात्मक तरीकों को। सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 8 का बताइए। तो इसका आंसर देखिए, आपको नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को जो है सामाजिक प्रतिमान या मापदंड कहते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या, प्रश्न उत्तर नंबर 9 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए आप लोग, प्रश्न उत्तर नंबर 9 कह रहा है कि आत्मसात्करण आवश्यक रूप से एक है। क्या है आत्मसात करण? आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है कह रहा। बी राजनीतिक प्रक्रिया, सी ऐतिहासिक प्रक्रिया, डी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। आत्मसात्करण आवश्यक रूप से क्या है इनमें से? ए बी सी डी
में से बताइए। 4 ऑप्शन है। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब होता ही है एग्जाम में आजकल, तो वन लाइनर टाइप में है, इसमें मैं व्याख्या नहीं करूंगा, ऐसे बताते चल रहा हूँ। तो फटाफट है आप लोगों के लिए कि समय के कम के अंदर अधिक प्रश्न। तो बताइए 9 नंबर का, तो आप लोग अब तक आंसर दे दिए होंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, फटाफट प्रश्न उत्तर नंबर 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि मानव की आविष्कार शक्ति अत्यंत सीमित होती है। क्या कह रहा है ये, मानव की आविष्कार शक्ति अत्यंत सीमित होती है किंतु उनकी ग्रहण शक्ति प्राय असीमित होती है। यह विचार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है नवाचार, बी संस्कृत संक्रमण, सी प्रसारवाद, डी नव विचारवाद। तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए प्रश्न उत्तर नंबर 10 का आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रसारवाद। ठीक है, ये मानव की आविष्कार शक्ति अत्यंत सीमित होती है किंतु उनका ग्रहण शक्ति प्राय असीमित होती है। यह विचार किससे संबंधित है, तो प्रसारवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइए फटाफट प्रश्न उत्तर नंबर 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से, नोट कर लीजिएगा 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यक्ति किसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास और समाज के मूल्यों को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा समाज के माध्यम से, बी कह रहा समूह के माध्यम से, सी कह रहा समुदाय के माध्यम से, डी कह रहा परिवार के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 11 का। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवार के माध्यम से। क्योंकि परिवार प्राथमिक इकाई आप सब जान ही रहे हैं। तो कह रहा व्यक्ति किसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास और समाज के मूल्यों को ग्रहण करता है, तो परिवार से ही इसकी शुरुआत होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, फटाफट, ये सुपर 50 है, फटाफट 1 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट होना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो उम्मीद करता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग नोट करते चलिएगा, और जो है जब क्लास अगर ना समझ में आए किसी कारण तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप प्रश्न जो है नहीं समझ में आया, इसमें क्या कैसे होगा। तो मैं अगली क्लास में उस प्रश्न को समाहित कर लूंगा और विस्तार से उसको अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए। 12 नंबर कह रहा है भारतीय संस्कृति का आधार तत्व है। क्या भारतीय संस्कृति का आधार तत्व है, क्या है, अंग्रेजी भाषा, बी अंग्रेजी साहित्य, सी आध्यात्मिकता, डी भौतिकवाद। तो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो 12 का आंसर आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर गलत कर देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लेंगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात कर रहा ना, तो उसके आधार तत्व की बात कर रहा, तो इसका आधार तत्व क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, देखिए आध्यात्मिकता, क्योंकि भारतीय संस्कृत जो है आपका आध्यात्म की ओर ले चलता है, आध्यात्म की ही बात करता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 13 कह रहा, क्या कह रहा, में से सही कथन कौन सा है, यानी कि ये कह रहा इनमें से सही कथन कौन है। इसमें में जो छप गया है ना, तो कंफ्यूजन हमें आप तो मत कहिएगा। निम्नलिखित या कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये। ठीक है, ये जो कह रहा इनमें से सही कथन कौन सा है, ये प्रश्न यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सांस्कृतिक परिवर्तन सार्वभौमिक तत्व है, बी कह रहा है सांस्कृतिक परिवर्तन आदिम समाजों तक ही सीमित है, और आपका सी कह रहा है सांस्कृतिक परिवर्तन केवल विकसित समाजों तक है, डी कह रहा है सांस्कृतिक परिवर्तन एक भ्रम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, एक कथन, बाकी 3 गलत होगा, ए बी सी डी में से। तो आप लोग बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप लोग इसका सही आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है वो सार्वभौमिक रूप से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है आप सभी का। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, नोट कर लीजिए, कह रहा है ये सांस्कृतिक का अध्ययन करने वाले पृथक विज्ञान को कहते हैं। जो सांस्कृतिक का अध्ययन करते हैं उसके पृथक विज्ञान को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सांस्कृतिक समाजशास्त्र, बी कह रहा है सांस्कृतिक मानव शास्त्र, सी कह रहा है सांस्कृतिक शास्त्र, डी कह रहा है सांस्कृतिक
इतिहास। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट, जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? सांस्कृतिक मानव शास्त्र, संस्कृत का अध्ययन करने वाले पृथक विज्ञान को कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 15 क्या कह रहा है? तो 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, नोट करते हुए चलिए। 15 नंबर कह रहा है, किस विद्वान ने कहा है कि, क्या कहा है कि संस्कृत हमारे नित्य प्रति के व्यवहार, कला, साहित्य, मनोरंजन, आनंद में पाए जाने वाले विचारों के ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए? नोट कर लीजिएगा, ट्यूलर। ये ऑप्शन ए ट्यूलर महोदय। ऑप्शन बी मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन सी वीरस्टीड महोदय हो गए। ऑप्शन डी व्हाइट महोदय हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 15 का। क्योंकि ये जो प्रश्न आपका कह रहा है ना कि संस्कृत हमारे नित्य प्रति व्यवहार, कला, साहित्य, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले विचारों के ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो ये आपकी जो अवधारणा है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज महोदय की ये अवधारणा है। देखिए यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैकाइवर एवं पेज की अवधारणा आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 फटाफट ध्यान दीजिए, कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं है? क्या संस्कृत की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा हस्तांतरशील, क्या है ऑप्शन ए हस्तांतरशील। ऑप्शन बी सीखा हुआ व्यवहार। सी आदर्शात्मक। डी अनिरंतरता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनिरंतरता कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं है? तो आपका संस्कृत की जो विशेषता है हस्तांतरशील है, सीखा हुआ व्यवहार है, आदर्शात्मक। तो अनिरंतरता जो है यही नहीं होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 17 नंबर प्रश्न फटाफट देख लेते हैं इसको। आइए देखते हैं, कह रहा है कि सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रश्न उत्तर नंबर 17 कह रहा है कि सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका ऑप्शन है मोरिस कोपलर। बी हैरी एम जॉनसन। सी टॉम बोटोमोर। डी किंग्सले डेविस। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोरिस कोपलर महोदय हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका ऑप्शन है मोरिस कोपलर महोदय। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं बनी हुई है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको खुद ही ऐसे प्रश्न मिले होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 18 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 18 आपका कह रहा है कि देखिए भूमिका संघर्ष वगैरह से, भूमिका पुंज वगैरह से ये प्रश्न है आपके। ठीक है, समाज से। तो आपका प्रश्न 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? ठीक है, कह रहा है कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। नहीं सब जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा प्रजातीय भिन्नता। बी व्यापार की भिन्नता। सी जातिगत सदस्यता। डी जातीय विश्वास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 18 का? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? प्रजातीय भिन्नता। ठीक है, प्रश्न उत्तर इसका प्रजातीय भिन्नता हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 9 सुपर 50 फटाफट आइए बिना समय गंवाए आप लोग नोट करते हुए चलिएगा जो है प्रश्न को। प्रश्न नंबर 19 ये क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 19 कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है परिस्थिति और भूमिका स्थिर रहती है। बी कह रहा परिस्थिति और भूमिका ना स्थिर रहते हैं और ना बदलते हैं। सी कह रहा परिस्थिति एवं भूमिका में सदैव संघर्ष होता है। डी कह रहा परिस्थिति और भूमिका सदैव बदलते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का? आप लोग बताइए। तो 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। डी क्या है 19 का? परिस्थिति और भूमिका सदैव बदलते रहते हैं। ये प्रश्नानुसार आपका यही हो जाएगा कौन सा कथन सत्य है? तो परिस्थिति और भूमिका सदैव बदलते रहते हैं। तो इसका नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न फटाफट सुपर 50 फटाफट ध्यान दीजिएगा आप लोगों की जब तक परीक्षाएं चल रही हैं लगातार
और बहुत कम समय है इसलिए मैं आपको सुपर 50 लेकर आया हूँ फटाफट, ताकि कम समय में अधिक तैयारी हो जाए। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 20 आइए देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है कि प्रजात कैसी अवधारणा है। क्या प्रजात कैसी अवधारणा है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा धार्मिक अवधारणा है, बी कह रहा जैविकीय, सी राजनीतिक, डी नैतिक। तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका प्रजात की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रजात कैसे अवधारणा है? तो जैविकीय अवधारणा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 21 फटाफट ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है आप लोग। चल तो रहा, मुंह को लगा माइक बंद तो नहीं हो गई, क्योंकि थोड़ा सा मेरा सिस्टम अच्छा नहीं है तो संशय बना रहता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए माफी चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ सही चल रहा है, आपको आवाज भी सही मिल रही होगी। 21 प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 21 कह रहा प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए कह रहा जो है नस्लों का मिश्रण भ्रष्टता की ओर ले जाता है, बी कह रहा विकास की तराजू पर सभी नस्लें समान हैं, सी कह रहा विशुद्ध नस्ल की अवधारणा मिथ्या है, और आपका ऑप्शन डी कह रहा ना नस्लों का मिश्रण सार्वभौमिक तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मानिए कि 3 सही है, 1 गलत है, आपको इसकी चॉइस करना है कि कौन सा गलत है प्रश्नानुसार। तो आपका ऑप्शन ए जो है इसका नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए नस्लों का मिश्रण भ्रष्टता की ओर ले जाता है, ये गलत है। बाकी आपका नोट कर लीजिएगा, ये बी सी डी सही है, आपका बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, इसका आंसर आपका प्रश्नानुसार ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न फटाफट आपका 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 22 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव ने मिट्टी के बर्तन का आविष्कार क्यों किया। मानव ने मिट्टी के बर्तन का आविष्कार क्यों किया, ऐसे प्रश्न जो है फ्रेंड्स क्लब नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस लगा के भी आप लोग आंसर सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा द्रव संचयन है, तो बी कह रहा तैयार उपकरण के संचयन है, सी कह रहा पशुओं के मांस संचित है, तो डी कह रहा हड्डियों के संचयन है। तो इसका आंसर एकदम कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप लोग दे देंगे आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा द्रव संचयन है। शुरुआत में मिट्टी के बर्तन घड़े बनाए गए जो है द्रव के लिए। ठीक है, बाकी तैयार उपकरण तो कहीं रख देंगे। पशुओं के मांस कह रहा तो आप वैसे पहले शुरुआत में कच्चे जो है आदि मानव खाता था, धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो भून के खाने लगा, आग का जब आविष्कार हुआ तो हड्डियों का संचयन है, तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। आगे देखते हैं क्या प्रश्न। तो आइए प्रश्न उत्तर नंबर आपका देखते हैं 23 क्या कह रहा सुपर 50 है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहा निम्नलिखित में से किसमें संघर्ष विद्यमान नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें संघर्ष विद्यमान नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा आपका उपभोक्ताओं के विरोध ने वस्तुओं के दाम गिरा दिया, ऑप्शन ए कह रहा। बी कह रहा ट्रेड यूनियन द्वारा कर्मचारियों का समय के विरोध में कार्य करने से मना करना। सी कह रहा उमेश और विजय ने मकान का मसला अपने मध्य ना सुलझा पाने के कारण अदालत को सुपुर्द कर दिया। ऑप्शन डी कर आपका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों के प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किसमें संघर्ष विद्यमान नहीं है। इन तीनों में जो आपका ए बी सी डी चारों ऑप्शन है, किसमें संघर्ष नहीं है उसी को छांटना, आपको बताना, आंसर देना। बाकी 3 में संघर्ष है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट, कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी सही कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपका, देखिए मैं आप लोगों को इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मेडिकल के कॉलेज, ठीक है, जो प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी हैं उसमें जो है संघर्ष की नौबत नहीं है। बाकी आपका ये जो है ऑप्शन ए है, बी है, सी है, आप देखिए सभी में संघर्ष दिख रहा है आपका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो है 24 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है सिंधु घाटी की सबसे प्रभावशाली विशेषता क्या है। ये जो सिंधु घाटी है इसकी सबसे प्रभावशाली जो विशेषता है वो क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा धार्मिक विश्वास, बी कह रहा वस्त्र, सी संगीत के उपकरण, डी सिविल इंजीनियरिंग। तो इसका आंसर आप लोग दे देंगे, मुझे तो नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग गलत करेंगे। ये ऐसा कॉमन सेंस का प्रश्न ही है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई अच्छी किए हैं तो प्रैक्टिस सेट गया साल कर रहे हो तो जरूर आंसर सही कर देंगे। सिविल इंजीनियर यानी कारीगरी, मकान का निर्माण वगैरह जो आप लोग खुदाई से प्राप्त हुआ देख ही रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है,
25 कह रहा है आपका, ध्यान दीजिए, किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा कहा गया है कि, क्या कहा गया है, प्रस्थित संस्थागत भूमिका है। ये प्रस्थित जो आपका ये संस्थागत भूमिका है। तो ऑप्शन ए सदरलैंड, बी बीड स्ट्रीट, सी विलियम गुडे, डी आपकी फीचर महोदय है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये बी हो जाएगा। बी क्या है, बी स्ट्रीट महोदय है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ये जो है प्रश्नानुसार कि किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा कहा गया है कि परिस्थित संस्थागत भूमिका होती है। तो परिस्थित संस्थागत भूमिका होती है, बी स्ट्रीट महोदय ने कहा है। ठीक है, आइए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, जो है 50 क्वेश्चन है आज ये, आप लोग ध्यान दीजिए, जो है फटाफट है, सुपर 50 फटाफट। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है आपका। 26 नंबर नोट करते हुए चलिए। कह रहा है कि बीड स्ट्रीट के अनुसार कौन सा सामाजिक आदर्श नहीं। किसके अनुसार, ये देखिए बीड स्ट्रीट महोदय है, इनके अनुसार कि कौन सा सामाजिक आदर्श नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है जनरीतियां, बी रूढ़ियां, सी कानून, डी संघर्ष। कौन सा सामाजिक आदर्श नहीं है आप लोग बताइए। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संघर्ष। नोट करते हुए चलिए, जो बीड स्ट्रीट महोदय के अनुसार सामाजिक आदर्श की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि आपका ये जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून सभी आते हैं। आइए देखते हैं फटाफट ये 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, फटाफट ध्यान दीजिए। ये कह रहा है आपका 27 नंबर प्रश्न, नोट कर लीजिए। कह रहा है कि प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण किसके आधार पर होता है। ये प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है आर्थिक दशा, बी शैक्षणिक योग्यता, सी राजनीतिक सत्ता, डी सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य। क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य। प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं फटाफट, जो है 50। तो 28 प्रश्न पहुंचे हैं, आइए देखते हैं और तेज चलते हैं ताकि प्रश्न छूटने ना पाए, 1 घंटे के अंदर हो जाए आप सभी का। तो प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है। 28 कह रहा है प्रदत्त परिस्थिति किस समाज को मान्यता प्रदान करती है। आपका जो प्रदत्त परिस्थिति है या किस समाज को मान्यता प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए कह रहा द्वितीयक समाज, बी कह रहा मुक्त समाज, सी कह रहा बंद समाज, डी कह रहा वृहद आपका वृहद समाज। ये ऑप्शन डी कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 28 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बंद समाज। ठीक है, बंद समाज क्या है, प्रदत्त परिस्थिति के समाज को मान्यता प्रदान करती है। तो ये आपके प्रदत्त परिस्थिति जो है बंद समाज का मान्यता प्रदान करती है। आप लोग जान रहे हैं ना बंद समाज पर जो है क्या है, प्रदत्त परिस्थिति क्या है, जो है अर्जित परिस्थिति क्या है। अगर आप पढ़े हैं तो इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका ये प्रदत्त परिस्थिति के तहत ही आता है बंद समाज, आप वहां से बाहर नहीं कर सकते। इसके अंदर घुस गए जात धर्म में तो उसी में पड़े रहेंगे। ठीक है, आपका ये प्रदत्त परिस्थिति हुआ। अर्जित परिस्थिति जो आप अपने हुनर से प्राप्त करते हैं, जैसे आप डॉक्टर, वकील, अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनते हैं, ये आप अपनी जो है योग्यता के बल पर बनते हैं, इसको अर्जित परिस्थिति कहते हैं। आइए देखते हैं, ये सुपर 50 है, मैं देखिए विस्तार करने लगा तो प्रश्न छूट जाएगा। आइए देखते हैं 29 प्रश्न। ठीक है, क्योंकि ये आज सुपर 50 है, सुपर 50 में 50 क्वेश्चन आपका 1 घंटे के अंदर कंप्लीट होना ही होना होता है। 29 प्रश्न क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 29, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट करते हुए चल रहे हैं। तो 29 कह रहा है शिक्षा, संपत्ति, व्यक्तिगत योग्यता आज के किसके निर्धारण के रूप में आधार है। शिक्षा, संपत्ति, व्यक्तिगत योग्यता आज किसके निर्धारण के रूप जो है आधार है इसके। तो आपका ऑप्शन ही कह रहा प्रदत्त परिस्थिति। देखिए का जो आंसर आप सभी का सही होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा अर्जित परिस्थिति, सी कह रहा आभार परिस्थिति और डी कह रहा परंपरागत परिस्थिति। 29 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कह रहा ना गलत नहीं होगा। किसी का अगर आंसर गलत होगा तो मैं पिछली प्रश्न में ही अभी बता दिया था, तो फिर जो है ठीक है आप लोगों के लिए दिक्कत ये आने वाले रिजल्ट में। तो अर्जित परिस्थिति हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 30 नंबर प्रश्न जो है फटाफट आइए देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस विद्वान का कहना है कि व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है। 30 नंबर प्रश्न है कि किस विद्वान का कहना है कि व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है। तो आपका ऑप्शन ए आर के मर्टन, यानी रॉबर्ट की मर्टन, बी रटक्लिफ ब्राउन, सी एस.एफ. नाटेल महोदय, डी मेलनोव्स्की यानी ब्राउनिस्ला क्रिस्पर मेलनोव्स्की। ठीक है, पूरा नाम इनका है। तो
इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए आप सबका। जो व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचनाकांग है, किसका अवधारणा है? तो ये आपके ग्रेट फिलिप ब्राउन महोदय की अवधारणा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 31 प्रश्न क्या कह रहा है? 31 आपका कह रहा है, यह किसकी अवधारणा है कि सहयोगी वे समूह हैं जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं और जिसको सभी चाहते हैं। तो ये 31 नंबर प्रश्न नोट कर लीजिएगा। ये किसकी अवधारणा आप लोग बताइए। तो ऑप्शन ए कह रहा बर्गेस, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी लीच, ऑप्शन डी ग्रीन। तो ये अवधारणा किसकी है? 31 है, तो ये अवधारणा आपका ग्रीन महोदय का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ग्रीन महोदय नोट कर लीजिएगा। ये जो है सहयोगी वे समूह हैं जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं और जिसकी सभी चाहते हैं, यानी जिसे सभी चाहते हैं। तो ये आपकी लीच महोदय की अवधारणा है 31। ठीक है, ये सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका 31 जो है ग्रीन महोदय का अवधारणा। देखिए मैं ग्रीन बोल रहा हूँ लेकिन आपको आंसर जो है गलत टिक करा दिया, तो ऑप्शन ये डी है ग्रीन महोदय की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है आप लोग, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। आपका 32 नंबर क्या कह रहा है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अगली क्लास में कंफ्यूजन आपको जो कंफ्यूजन होगा दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो जो है आपका एक्सप्लेन वाली क्लास में लेकर आऊंगा। ये तो आपका सुपर 50 है फटाफट। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 32 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा समूह के सदस्यों की संख्या असीमित होती है, बी कह रहा समूह के सदस्यों की संख्या सीमित होती है। देखिए पहला कह रहा है ना क्या है? असीमित होती है, दूसरा बी कह रहा है कि सीमित होती है, तीसरा कह रहा समूह की अपेक्षा व्यक्ति में अधिक अस्थायित्व होता है। ये अस्थायित्व, ठीक है, असीमित, सीमित, अस्थायित्व। और आपका ऑप्शन डी कह रहा समूह एक अमूर्त धारणा है। ये देखिए अमूर्त पकड़ लेंगे ना, तो आप लोग इसका आंसर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बाकी इसमें से 3 गलत है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। समूह के सदस्य संख्या असीमित होती है, ये बात सही है, समूहों की जो सदस्य संख्या होती है वो असीमित होती है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न हालांकि गलत होने के चांस थोड़ा सा होते हैं परीक्षाओं में, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे आप तो गलत हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना एग्जाम हॉल में जाइए, खासकर मेरे जो 16 कोई एग्जाम है 16 अप्रैल को जिन प्रतियोगी छात्र छात्राओं को, उनके लिए ये जो हिदायत है कि आप लोग क्लास में जाइएगा जब परीक्षा हॉल में तो एकदम कूल माइंड से जाइएगा, बिना घबराहट के जाइएगा यार, पानी शानी पी के जाइएगा। जो है आप लोग पहले से रेडी होके आराम से, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स जो भी आधार पदार्थ आप लोग लेना है ले लीजिए, कूल माइंड से जाइएगा। आपका जो है आराम से पहले जो मिलता है वो मार्कशीट उसको लीजिए और आराम से भरिए, गलती ना होने पाए, आराम से कूल माइंड से एकदम बिना डर भय निसंकोच के। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे बारात खाने आए हूँ। ठीक है, ये दिमाग में रख के चलिए। तो आप जब बारात में क्या करते हैं, हम इंजॉय करने जाते हैं ना, तो यार कोई भी चीज अगर टेंशन फ्री होके देंगे ना तो आपको पक्का है उसमें सही सिलेक्शन पाना ही पाना है। तो आप जाइएगा, तो मार्कशीट भरिएगा, फिर बुकलेट आएगा, आराम से जो है उसको खोलिएगा, आराम से पढ़िएगा, समय के अकॉर्डिंग समय को ध्यान देते हुए पढ़ते जाइए जो है, और क्वेश्चन लगाते जाइए, सॉल्व करते, देखिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन हाँ बिना डर भय के, बिना घबराहट के, बिना चाहे, और ये भी मान के चलिए आपके पास समय नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे ध्यान दें, समय नहीं है, प्रैक्टिस सेट वगैरह आप सॉल्व करिए, और समय आपके पास नहीं है तो ये मत सोचिए कि अरे मेरा तो ये छूट गया, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। अब जितना पढ़े ये मान के चलिए उसी में से आपका आएगा, और उसी में से आएगा आपका हो भी जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते रहिए और पॉजिटिव माइंड लेके जाइएगा क्लास में। ठीक है, तो हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या है। आप लोग देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 33 यानी 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा उदाहरण द्वितीयक समूह का है? ये द्वितीयक समूह की बातें कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए वन विहार करने वाला समूह कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कारखाने में उत्पादन कार्यक्षमता लाने वाली एक समिति, सी कह रहा मरीज की सेवा करती परिचारिकाएं, ऑप्शन डी कह रहा सहकारी
जो है ये सहकारी समिति। तो इसका कौन सा उदाहरण द्वितीयक समूह का है, तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर तो आप लोग गलत करेंगे नहीं, ये आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फटाफट अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो ये 34 नंबर, 34 किसका है ये प्रश्न देखिए। ये चारछट्टन महोदय हैं, चारछट्टन फूले महोदय कह रहे हैं कि सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, ये जो आप 34 नंबर प्रश्न नोट करिए, कह रहे हैं चारछट्टन फूले ने ये सबसे पहले किस जो पुस्तक में प्राथमिक समूह शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, यूज किया। तो आपका प्रश्न नंबर ए, ये ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है, इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी, ऑप्शन ए कह रहा है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी, बी सोशियोलॉजी, सी सामाजिक संगठन, डी मानव समाज। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, सामाजिक संगठन, जिनकी चारछट्टन फूले महोदय की जो पुस्तक है सामाजिक संगठन, ऑप्शन सी, इसी में जो है इन्होंने प्राथमिक शब्द समूह का पहली बार यूज किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है, नोट करते हुए चलिए, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। 35 कह रहा है, ये देखिए द्वितीयक समूह में सदस्यता है, कैसी सदस्यता है, प्रश्न नंबर पे ये भी द्वितीयक समूह की बात कर रहा है, द्वितीयक समूह में सदस्यता है तो कैसी है, तो ऑप्शन ए अनिवार्य, बी बाध्यकारी कह रहा है, सी ऐच्छिक, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न ना आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे, खट से सही करके चले आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऐच्छिक हो जाएगा, द्वितीय में सदस्यता आपका ऐच्छिक होती है, नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूजन मत रहिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइए सुपर 50 फटाफट, ठीक है, 1 घंटे के अंदर मैं इसको आपका कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं देखिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फटाफट चल रहा हूँ आपका। आप लोग बस कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, नोट करते चलिए। अगर किसी हमारे दीदी बहनी भैया भाभी जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं जिस भी परीक्षा की, चाहे पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूजीसी नेट जेआरएफ, जिस भी एग्जाम के जो है, तो अगर आपके पास किसी कारण समय का अभाव है, समय कम है, तो आप लोग जो है अगर मान लीजिए कामकाजी महिला है, कामकाजी पुरुष हैं, इस क्लास को लगा के रख दीजिए और सुनते जाइए, देखिए आपका 60% 70% ऐसे तैयारी हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइनर है जो है सुपर 50 फटाफट मैं लाया ही हूँ, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्लास को देखिए जरूर, मिस ना कीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए निःशुल्क क्लास का, ठीक है। तो आइए देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए। 36 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं, जो व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है विज्ञान कहते हैं, बी तकनीकी, सी सभ्यता, डी संस्कृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सीखे हुए व्यवहार को सभी को पता है, संस्कृत के तहत ही हम लोग आते हैं, ठीक है, अपना आचरण करते हैं, सीखते हैं। आइए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका। 37 नंबर प्रश्न, 37 जो है 37 प्रश्न आपका कह रहा है, सामाजिक समूह का अच्छा उदाहरण है क्या, सामाजिक समूह का अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए करा सड़क की भीड़, बी करा पाठशाला की कक्षा, सी गांव का मेला, डी मंदिर का आयोजन। क्या हो जाएगा, सामाजिक समूह का अच्छा उदाहरण, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका पाठशाला हो जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन भी नोट कर लीजिएगा। आइए कंफ्यूज मत रहिएगा, अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, कंफ्यूज होइएगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगली क्लास में मैं कंफ्यूजन दूर कराने की कोशिश करूंगा, आप सभी का है ना फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 38 क्या कह रहा है आपका। 38 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक समूह है, कौन सा औपचारिक समूह है। तो आपका ऑप्शन ए करा एक सामाजिक क्लब औपचारिक समूह है, बी करा स्थानीय स्तर पर एक राजनीतिक दल औपचारिक समूह है, सी करा एक व्यापारिक यूनियन, डी करा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, एक जो व्यापारिक यूनियन होता है ना, ये आपका औपचारिक समूह के तहत आएगा, ना कि आपका ए बी डी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका फटाफट, प्रश्न नंबर 39 आपका क्या कह रहा है। 39 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। समाजशास्त्री ग्लिन ने समूह के वर्गीकरण में किस प्रकार और जात को स्वीकार किया है, ये 39 है। समाजशास्त्री कौन आपकी, ये ग्लिन महोदय हैं। इस समूह के वर्गीकरण में किस प्रकार परिवार और जाति को स्वीकार किया है, क्या परिवार और जाति को स्वीकार किया है कह रहा है।
तो आप लोगों का ऑप्शन है क्षेत्रीय समूह, बी अस्थायी समूह, सी रक्त संबंधी समूह, डी सांस्कृतिक समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का, आप लोग बताइएगा। 39 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन सी, ये रक्त संबंधी समूह, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार क्योंकि समाजशास्त्री ग्लीन महोदय जो समूह के वर्गीकरण में किस परिवार और जात को स्वीकार किया है, तो ये रक्त संबंधी समूह के परिवार के जात को स्वीकार कर रखा है। ठीक है, ग्लीन महोदय नाम याद करके रखिएगा इसका। आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर 40 क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है द्वितीयक समूह के सदस्यों में परस्पर औपचारिक संबंध होते हैं। ये द्वितीयक जो है समूह के सदस्यों की बात कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है द्वितीयक समूह के सदस्यों में परस्पर अनौपचारिक संबंध होते हैं। ये देखिए क्या है, ये औपचारिक है, ध्यान दीजिएगा, ये अनौपचारिक संबंध है। और सी कह रहा है द्वितीयक समूह के सदस्यों में पारस्परिक कोई संबंध नहीं होते हैं। ये कह रहा कोई संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी गलत हैं, यानी कि कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर बताइए, 40 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी का आंसर सही होगा। मुझे पता है कि द्वितीयक समूह के सदस्यों में जो परस्पर औपचारिक संबंध होते हैं, ये ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 का, सुपर 50 में फटाफट आइए प्रश्न उत्तर नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रश्न उत्तर नंबर 41, ये आपके 4 सट्टन कूले महोदय हैं। इनके अनुसार देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कूले के अनुसार प्राथमिक समूह की परिभाषा में क्या आवश्यक है। 4 सट्टन कूले महोदय कह रहे हैं कि प्राथमिक समूह की परिभाषा में क्या आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा एक दूसरे को प्रभावित करना, बी कह रहा आमने सामने का संबंध, सी कह रहा सामाजिक संबंध, डी कह रहा परस्पर अर्थपूर्ण उत्तेजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का आंसर आप लोग बताइए फटाफट, गलत मत करिए। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक दूसरे को प्रभावित करना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कंफ्यूजन मत रहिएगा। ठीक है, कूले के अनुसार है प्राथमिक समूह की परिभाषा में ये आवश्यक मानते हैं। ठीक है, एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं। आइए प्रश्न उत्तर नंबर 42 देखते हैं आपका। 42 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं, उन समूहों को क्या कहते हैं। ये 42 नंबर प्रश्न है कि जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं, उन समूहों को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा अनिश्चित संगठन वाले समूह, बी कह रहा निश्चित संगठन, सी कह रहा हितों के प्रति चेतन समूह, डी आपका प्राथमिक समूह हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। 42 का इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए देखिए अनिश्चित संगठन वाले समूहों की बात कर रहा है ये। ठीक है, क्योंकि अनिश्चित संगठन वाले समूह जो होते हैं वो प्रकृति रूप से अस्थायी होते हैं और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत ही वो टूट जाते हैं, और उन समूहों को आप लोग अनिश्चित संगठन वाले समूह के तहत रखते हैं। आइए देखते हैं 43 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 43 नंबर प्रश्न, 43 आपका कह रहा है समान आयु, नोट कर लीजिएगा, समान आयु लिंग समूह और प्रजाति समाजशास्त्र की दृष्टि में क्या है। समान आयु लिंग समूह और प्रजाति समाजशास्त्र की दृष्टि में क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है शारीरिक विशेषता संबंधी समूह, बी रक्त संबंधी समूह, सी सांस्कृतिक समूह, डी क्षेत्रीय समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए 43 का 43 नंबर प्रश्न का। तो शारीरिक विशेषता संबंधी समूह इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर ये हो गया, देखिए ना, यही है ना आपका ये शारीरिक विशेषता संबंधी समूह। आइए देखते हैं फटाफट प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा। ये 44 क्या कह रहा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा छोटा तो नहीं करना पड़ेगा, देखते हैं। आइए पढ़ने में आ जाए तो ठीक है, नहीं छोटा ही करते हैं, देखते हैं आंसर आ जाता है तो कवर कर लेते हैं आप लोग के साथ। आइए देखते हैं प्रश्न ये 44 कह रहा है, क्या कह रहा है ये 44 नंबर नोट कर लिया। द्वितीयक समूह व्यक्ति की स्थिति एवं कार्यों का निर्धारण परिभाषा, क्या कह रहा है
द्वितीयक समूह में व्यक्ति की स्थिति एवं कार्यों का निर्धारण परिभाषा से होने के स्थान पर कर्तव्यों की संविदा द्वारा निश्चित किया जाता है। इन समूहों में प्राथमिक सदस्य के कार्यों एवं कर्तव्यों की निश्चित परिभाषा होती है और उसी के अनुसार प्रत्येक सदस्य कार्य करता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, यानी कि ये देखिए प्रश्न ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन समझ जल्दी आएगा। कह रहा द्वितीयक समूह, यानी द्वितीय समूह की बात कर रहा, द्वितीयक समूह में व्यक्ति की स्थिति एवं कार्यों का निर्धारण परिभाषा से होने के स्थान पर कर्तव्यों की संविदा द्वारा निश्चित किया जाता है। इन समूह में प्राथमिक सदस्य के कार्यों एवं कर्तव्यों की निश्चित परिभाषा होती है। प्राथमिक की तो सही है और उसी के अनुसार प्रत्येक सदस्य कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन ए कह रहा द्वितीयक समूह जटिल समाजों में सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। द्वितीयक समूह। बी कह रहा द्वितीयक समूह आदिम समाजों में सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। सी कह रहा द्वितीयक समूह सभ्य समाजों में सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं आपका, ठीक है। और आपका डी कह रहा थोड़ा छोटा सा कर दें, नहीं तो आप लोग दिखाई नीचे नहीं देगा, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आप सभी का ये प्रश्न। और आपका ये सी कह रहा, देखिए द्वितीयक समूह सब समाजों में सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। डी कह रहा उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 44 का आप लोग बताइए। सुपर 50 है, मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा, इसका आंसर ही आपको केवल बताऊंगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन ए क्या है, द्वितीयक समूह जटिल समाजों में सफलतापूर्वक कार्य जो है कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका क्या कह रहा है अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न आइए फटाफट, 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 45 नंबर कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक सा ही कार्य अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हों तो उनमें आमने सामने के संबंध होते हैं। इस प्रकार के सहयोग को कहा जाता है। प्रश्न ये कहना कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक ही प्रकार का, यानी एक समान एक ही प्रकार का जो है अपने समान जो है अपने एक उद्देश्य यानी एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, तो उनमें आमने सामने जो संबंध होते हैं, इस प्रकार का जो सहयोग होता है उसको क्या कहा जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए करा प्रत्यक्ष सहयोग, बी करा अप्रत्यक्ष सहयोग, सी करा द्वितीयक सहयोग, डी करा प्राथमिक सहयोग। तो इसका आंसर आप सभी का सही होगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कोई नहीं गलत करेगा, क्योंकि आमने सामने की बात कर रहा है। तो आमने सामने जब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं एक ही समान हित के लिए, समान पूर्ति के लिए, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रत्यक्ष सहयोग। आप सभी का इसका आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। आइए प्रश्न उत्तर नंबर आपका 46 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 46 नंबर प्रश्न नोट करते हुए चलिए। कह रहा है समूहों का वर्गीकरण किसने किया। तो आपका ऑप्शन ए गिडेंस महोदय, बी होम्स महोदय, सी कूले और डी मैकाइवर एवं पेज महोदय हो गए। तो ये बताइए समूह का वर्गीकरण किसने से किस समाजशास्त्री ने किया है। इसका आंसर आप लोग फटाफट दिखाइए। तो इसका आंसर आपका मैकाइवर एवं पेज महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा होगा 47 नंबर फटाफट, ठीक है। इसका क्योंकि फटाफट अगर नहीं चलेंगे तो प्रश्न 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे के अंदर आपका समेट दूं। तो 47 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग करीब में पहुंच गए हैं। 47 नंबर आ गया प्रश्न नंबर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सत्य हैं। आप लोग बताइए कौन सा वाक्य सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है परिवार और क्लब सामाजिक समूह के उदाहरण है। क्या कह रहा है ऑप्शन ए, परिवार और क्लब सामाजिक समूह के उदाहरण है। अब बी कह रहा है प्राथमिक, क्या कह रहा है प्राथमिक समूह के सदस्यों के संबंध वैयक्तिक होते हैं। सी कह रहा कूले ने प्राथमिक समूह की व्याख्या सोसाइटी में की है। डी कह रहा है ए और बी दोनों सही है। तो 47 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी नोट करते हुए चलिए ये ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका 48 नंबर प्रश्न। आपका 48 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्राथमिक समूह की विशेषताएं होती है। प्राथमिक समूह की विशेषताएं होती हैं, तो क्या विशेषता होती है। ऑप्शन ए कह रहा सदस्यों में भावात्मक घनिष्ठता पाया जाता है। बी कह रहा समान आयु समूह और लिंग के सदस्य। सी कह रहा सदस्यों में समानता। डी कह रहा आय साधनों में समानता। तो 48 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो समान आयु समूह और लिंग के सदस्य, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ना, यही ना, कौन सा समान आयु हो जाएगा इसमें।
इसका आंसर ये ऑप्शन है, सदस्यों में भावात्मक घनिष्ठता। तो ऑप्शन ए इसका सही है, सदस्यों में भावात्मक घनिष्ठता इसका आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह की क्या विशेषताएं होती है, इनमें आपस में जो सदस्य होते हैं इसमें घनिष्ठता भावात्मक रूप से यानी मुस्तकिल रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, आइए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न आपका नोट करते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, ध्यान दीजिए, पहचान का सही विकल्प चुने। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है लोनली क्राउड डेविड टीजमैन बता रहा है। ठीक है, लोनली क्राउड जो है आपका किसका बता रहा है, डेविड टीजमैन महोदय का। ये तो सही लग रहा है आपका, सही। ऑप्शन बी करा अर्ध प्राथमिक कार्लसन का बता रहा है। ऑप्शन सी सापेक्षिक प्रवंचन आर के मर्टन, ये रॉबर्ट के मर्टन, तो सही है। ऑप्शन डी ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, ये भी सही है। तो आपका जब ये डी सही है, सी सही है आपका, और लोनी क्राउड तीनों ये भी सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्लसन। क्योंकि अर्ध प्राथमिक समूह जो है ये आपका किसका है, जो ये सापेक्षिक प्रवंचन आपका दे रहा ना, ये कौन सा प्रश्न नंबर 49 ही तो है, हाँ, सापेक्षिक प्रवचन। तो ये सापेक्षिक प्रवचन आपका जो है किसका हो जाएगा, ये मर्टन का। अर्ध प्राथमिक ये आपका देखिए कूले का किसका, हाँ, अर्ध प्राथमिक प्राथमिक समूह जो है आपका, ये नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अर्ध प्राथमिक, ये कार्लसन का जो दे रहा ना, क्योंकि प्रश्न कह रहा कौन सा सही नहीं सुमेलित है, तो ये आपका सही नहीं सुमेलित है, तो अर्ध प्राथमिक। ठीक है, तो ये अर्ध प्राथमिक इसलिए नहीं सही आपका सुमेलित है क्योंकि ये आपका कूले का हो जाएगा, ना कि कार्लसन महोदय का। किसका हो जाएगा अर्ध प्राथमिक समूह, ये आपका कूले जो है CH कूले यानी चार्ल्स हटन कूले महोदय का हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, चार्ल्स हटन कूले महोदय का, CH कूले का। ठीक हो जाएगा, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 50 नंबर प्रश्न, प्रश्न उत्तर नंबर 50। कंफ्यूज मत होइएगा उसमें आप लोग, मैंने क्लियर कर दिया। प्रश्न नंबर 50 है आपका, नोट कर लीजिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, सही का नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा सोशल स्ट्रक्चर SC दुबे का बता रहा है, ये SC दुबे का ऑप्शन है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, और बी कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ साइंस ई नाडेल का बता रहा है, और सोशल आर्डर बी स्टेट का बता रहा है। डी ह्यूमन ग्रुप GC होम्स का बता रहा है। तो ये प्रश्न कह रहा है ना निम्नलिखित में से गलत विकल्प यानी कौन सा सही नहीं है, कुल मिला के इसका तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लिया, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर श्यामाचरण दुबे का तो है नहीं ये। ठीक है, ये श्यामाचरण दुबे थोड़ी है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर जो आपका MNC निवास महोदय का है। ठीक है, किसका है, MNC निवास महोदय का। आप लोग नोट कर लीजिएगा, MNC निवास का। ठीक है, तो ये आपका यानी कि आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चन ये भी आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर, ये तो 50 क्वेश्चन था, ये 50 तो हो ही गया। तो अब अगला प्रश्न कहाँ से इसमें होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ये 50 क्वेश्चन। तो देखिए आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ, आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जो है। और ये परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को जो सामाजिक संस्थाएं वगैरह ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है आपके आने वाली परीक्षाओं में। आप चाहे UGC नेट JRF का दे रहे हैं वहां भी मिलेगा, PGT वाले जो बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे वो भी ध्यान दें। आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, आप सिलेबस में डाल लीजिए, देखिए आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रश्न उत्तर हैं। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और क्लास को जो शेयर ना किए हो आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और क्लास के अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए। आप लोगों के कमेंट के हमें इंतजार रहेगा, और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और मैं आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा चैनल के, वहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर और दे रखा हूँ आपका, उस पर बात तो होगी नहीं व्हाट्सएप नंबर पे, लेकिन फिर भी आप लोग जो है मैसेज से बात कर सकते हैं। ठीक है, कॉल से बात नहीं होगी। और आपको टेलीग्राम लिंक भी है, ऑफिशियल पुजारी टेलीग्राम लिंक, वहाँ से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9452 735 106।
कैसे इसे मैं लिख देता हूँ, आप लोग देखेंगे किसी किसी क्लास में लिख दिया हूँ और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी फ्रेंड्स का, सभी मित्रों का थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी फ्रेंड्स का।